स्टूडेंट्स आपको अगले पॉइंट में जो है डेटर्स दे रखे हैं ₹2,64,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है ₹24,000 और ये भी कहा है कि ₹48,000 के जो डेटर्स हैं वो उनसे अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी वो बैड प्रूव हो गए। तो बच्चों यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो है आपने डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए हैं। अब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात की एंट्री बनानी है कि हमें डेटर से पैसा मिला कितना। ठीक है बच्चों, कोई फायदे या नुकसान की एंट्री नहीं बनानी है, इस बात को याद रखिएगा। एसेट से कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ उसकी एंट्री बनाई जानी है। तो आपके डेटर्स थे टोटल 2,64,000, जिसमें से 48,000 के डेटर्स बैड प्रूव हो गए। तो आपको डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ होगा बच्चों? ₹2,16,000। तो जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है फ्रॉम डेटर्स वो है ₹2,16,000, जिसकी आप जर्नल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बैंक अकाउंट ही यूज करता हूं, तो मैं बैंक अकाउंट ही लिख रहा हूं। 2,16,000। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कोई रोल नहीं है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स निकालने में। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में कहा गया है कि फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज ₹50,000 और कुछ नहीं लिखा। तो फर्नीचर तो बच्चों पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज हो चुका है और एक टेंजिबल एसेट है। अब इसके सेल के बारे में इससे कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ, कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ वो नहीं दे रखा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर किसी टेंजिबल एसेट के सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि उससे उसकी बुक वैल्यू के बराबर पैसा हमें मिल गया होगा, यानी कि ये फर्नीचर 50,000 का ही बिक गया होगा। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट अकाउंट पहले ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर चुके हैं, तो जब एसेट की सेल की जाएगी तो एसेट का नाम नहीं आता है, उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आता है। तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और किसी भी टेंजिबल एसेट के बिकने के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यह माना जाता है कि उसको उसकी बुक वैल्यू पे ही सेल कर दिया गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में कहा है कि लैंड रियलाइज ₹8 लाख अगेंस्ट बुक वैल्यू ₹5 लाख। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आपको एक एसेट दे रखी थी जिससे रियलाइज तो हुए ₹8 लाख, लेकिन उसकी बुक वैल्यू थी केवल 5 लाख। ठीक है बच्चों, तो बुक वैल्यू तो हमने पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दी होगी। अब तो हमें जो एंट्री बनानी है वो इसकी सेल की या उससे अमाउंट जो रियलाइज हुआ है उसकी बनानी है। तो जो एंट्री बनाई जाएगी वो ₹8 लाख से बनाई जाएगी, ना कि ₹5 लाख से, जितने का वो एसेट रियलाइज्ड हुआ है, यानी जितने का वो एसेट बिका है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 8 लाख, जितने का एसेट बेचा गया। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि मशीनरी जिसको ट्रांसफर कर दिया गया था रियलाइजेशन अकाउंट में और इसकी बुक वैल्यू थी ₹6 लाख, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया गया था पहले। अब इस मशीनरी को एक क्रेडिटर को दे दिया गया था एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। तो बच्चों मशीनरी को आपने एक क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि इस एसेट को एक लायबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एसेट को कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर लेती है या कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर लेती है और बदले में ना ही कोई हमें पैसा देना पड़ता है ना ही कोई पैसा मिलता है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है इन द बुक्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लियर हो गया बच्चों इस पॉइंट का ट्रीटमेंट? अच्छी तरह से आगे समझ में यह पॉइंट ध्यान रखिएगा।
जब भी किसी एसेट को कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है और उसके बारे में फर्दर कैश मिलने या कैश देने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में, तो ऐसे में हमें कोई एंट्री पास करनी ही नहीं होती है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लियर बच्चों? क्योंकि हम एसेट अकाउंट पहले ही क्लोज कर चुके हैं, लायबिलिटी अकाउंट भी पहले ही क्लोज हो चुका होता है। तो ऐसी कोई एसेट को कोई लायबिलिटी टेक ओवर करती है जिनके अकाउंट पहले से ही क्लोज हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें ना ही अगर कोई पैसा आता है ना ही कोई पैसा जाता है, तो हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वाज ₹60,000। अब इन्वेस्टमेंट एक टेंजिबल एसेट कंसिडर किया जाता है, इसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया गया था और इसकी बुक वैल्यू थी ₹60,000, मगर इसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अगर किसी टेंजिबल एसेट के बारे में फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि उससे कितना पैसा मिला, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज्ड हो गया होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनानी है वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, एसेट का अकाउंट हम पहले ही रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर चुके हैं। अब उस एसेट से जो भी पैसा मिलेगा वो रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में कहा है कि गुडविल ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वाज ₹1 लाख। तो ₹1 लाख की गुडविल पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में जिसको डाल के क्लोज किया जा चुका है। अब इसके फर्दर बिकने के बारे में या इससे अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों, गुडविल क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट होती है और किसी भी इंटेंजिबल एसेट के फर्दर सेल के बारे में या उससे कितना अमाउंट रियलाइज हुआ उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही माना जाता है कि उससे कोई अमाउंट रियलाइज ही नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई इस पॉइंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाएगी। अब अगले पॉइंट को देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू थी तो 50,000, मगर वो उससे जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है वो है ₹25,000। अब पेटेंट जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है उसकी बुक वैल्यू ₹50,000 है, मगर यहाँ पे बता रखा है कि उससे कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है, तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल के बारे में फर्दर नहीं बता रखा था कि उससे कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ, तो हमने ये माना कि गुडविल के बदले कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ होगा। लेकिन पेटेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि पेटेंट्स को ₹25,000 में रियलाइज किया गया है, तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी पेटेंट से पैसा रियलाइज करने की, पैसा मिलने की, और एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और एंट्री बनेगी जितना पैसा उससे रियलाइज्ड हुआ है, यानी कि ₹25,000। अगर ₹30,000 रियलाइज होता तो हम ₹30,000 से एंट्री बनाते। ठीक है बच्चों, अगर ₹70,000 रियलाइज होता तो हम ₹70,000 से एंट्री बनाते। जितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम इट्स सेल, उससे एंट्री बनाई जाती है। अगले पॉइंट में बच्चों आपको ये बता रखा है कि अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनके अमाउंट थे ₹50,000 और ₹20,000, ये बैलेंस शीट में पहले अपीयर कर रहे थे ऑफ द फर्म, तो इन्हें भी रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया ही गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बट इनका नेचर भी इंटेंजिबल एसेट्स का होता है और इनके फर्दर इनसे कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ, इनके बदले कुछ पैसा मिला या नहीं मिला, कुछ नहीं बता रखा है। तो ऐसे में फिर हम यही मानेंगे जैसा हमने गुडविल के लिए माना था कि इनके बदले में कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ होगा, तो यानी यहाँ पर भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर बच्चों? आगे समझ में सारे पॉइंट्स आप लोगों को। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ चैप्टर रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, और जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2024। क्लियर बच्चों?